हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिवाली आपकी सभी की धूमधाम से मनी होगी। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और उसमें हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत का एक वीडियो हमने पहले भी हम डाल चुके हैं, तो उसको देखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले सारी वीडियोस का या किसी भी तरीके के कंटेंट का जो भी वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो है अगला वो है लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य में हम, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है, ये सारी कुछ पुस्तकें हैं जो कुछ लिटरेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनका संबंध एग्ज़ाम से सीधे सीधे एग्ज़ाम में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में या फिर सिविल सर्विसेज में भी इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि अभी पीसीएस में 2022 का जो पीसीएस हुआ था, 2022 वाला जो पीसीएस हुआ, तो उस पीसीएस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन्हीं से संबंधित थे। जैसा कि इसमें हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इनके संबंध में एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से मोस्टली सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए देखिए, तो टॉपिक है हमारा लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य हमारा पहला पॉइंट होगा इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ साहित्य यानी कि कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्हें हम एक लिटरेचर के रूप में, जो बहुत बड़े लिटरेचर माने जाते हैं, उनके राइटर्स और उनका संबंध किस वंश से या किस से राज्य से रहा है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, तो पहला हम देखते हैं, जैसे कि पहला है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो है इसको लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, या कौटिल्य या फिर चाणक्य, या फिर इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या नाम था, वो वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक का संबंध राजनीति या प्रशासन से रहा है। तो अर्थशास्त्र जो है ये सिर्फ नाम इसका अर्थशास्त्र है, इसमें अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी से संबंधित कुछ ऐसा खास नहीं है। इसका संबंध मोस्टली राजनीति विज्ञान से या फिर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से ही देखा जाता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि चाणक्य जो है वो एक कुटिल और एक बहुत ही फेमस एक राजनीतिज्ञ रहे हैं। उनके विचार कुछ इस तरीके के हैं जो एक राज्य को चलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सिद्धांत और बड़ी बड़ी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये था अर्थशास्त्र। उसके बाद दूसरा है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो है, इसमें आप देखते हैं कि इसके लेखक जो हैं वो पाणिनि हैं। और अष्टाध्यायी एक संस्कृत में लिखा गया एक व्याकरण है, मतलब इसमें एक संस्कृत से संबंधित कुछ ग्रामर की जानकारी दी गई है। जैसे आप संस्कृत में ग्रामर पढ़ते हैं, तो वो संस्कृत की ग्रामर के संबंध में जानकारी अष्टाध्यायी में ही दी गई थी। ठीक है, उसके बाद वार्तिक जो साहित्य है, इसको लिखा गया है कात्यायन के द्वारा। तो कात्यायन इसके राइटर हैं या रचयिता हैं, और ये भी एक संस्कृत का व्याकरण ही है। इसमें भी संस्कृत व्याकरण, मतलब इसमें अष्टाध्यायी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा गया है। ठीक है, और इसका संबंध भी संस्कृत व्याकरण से है। अब इसमें जो तीनों बुक हैं, पहले जो तीनों साहित्य हैं, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी और वार्तिक, तीनों का संबंध मौर्य वंश या मौर्य काल से रहा है। तो ये तीनों पुस्तकें मौर्य वंश के समय पे ही लिखी गई और मौर्य काल के समय पे ही इनकी रचना की गई है। ठीक है, जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं कि चाणक्य, कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे हैं, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इनका संबंध जिस भी बुक से रहेगा, तो इट मीन्स उसमें मौर्य वंश के बारे में जरूर जिक्र होगा या उसके बारे में जरूर चर्चा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है महाभाष्य। तो महाभाष्य में जैसा कि दिया गया है, ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है महाभाष्य। और पतंजलि के द्वारा इसमें शुंग वंश के संबंध में जानकारी दी गई है। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, तो उनके संबंध में इसमें ज़्यादा विस्तार से चर्चा की गई है। उनके जीवन परिचय को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो इसका संबंध शुंग वंश से या पुष्यमित्र शुंग के राज्य से रहा है। दूसरा है मालविकाग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्र जो है, इसको लिखा है कालिदास ने। और कालिदास इसमें भी शुंग वंश के बारे में बताते हैं। और शुंग वंश के जो राजा थे अग्निमित्र, तो अग्निमित्र की एक प्रेम कहानी या फिर एक लव स्टोरी इसमें एक्सप्लेन की गई है।
जिसमें आप देख रहे हैं कि मालविका अग्निमित्र, मालविका जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम मालविका था, और वो मालविका अग्निमित्र जो राजा थे उनकी एक प्रेमिका रही। ठीक है, तो इनके संबंध में इनका जो एक प्रेम प्रसंग है या फिर इनकी जो एक लव स्टोरी है उसको इन्होंने एक्सप्लेन करने की या एक पुस्तक के बुक के रूप में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दिव्यावदान, ललित विस्तार और महावस्तु, ये तीनों साहित्य शाक्य राजाओं के द्वारा लिखे गए हैं, और शाक्य राजाओं का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से ही रहा है। तो शाक्य मुनि या शाक्य राजा जो हैं वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। तो शाक्य राजाओं ने इन पुस्तकों को लिखा है, तो इनका संबंध सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध से या बौद्ध धर्म से रहा है। ठीक है, इसी तरह दीपवंश, महावंश, इनके संबंध में हमने अपने पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी। तो पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि इनको शाक्य राजाओं के द्वारा लिखा गया है और इनका संबंध भी बौद्ध धर्म से ही रहा है। इसके बाद बुद्ध चरित्र है। तो बुद्ध चरित्र आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बुद्ध के चरित्र के बारे में, मतलब बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो थे उनकी पूरी लाइफ को, पूरे जो उनका एक जो जीवन चक्र रहा है उसके संबंध में उनके कैरेक्टर को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है, और इसको किया है अश्व घोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्य है जिसका एग्जाम में भी कई बार जिक्र किया जा चुका है और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है और इसमें नंद वंश के राजाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। तो नंद वंश, जो कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश से पहले जो वंश था नंद वंश, तो उसके संबंध में जानकारी यहाँ दी गई है। ठीक है, इसके बाद मृच्छकटिकम, इसको लिखने वाले हैं शूद्रक, और शूद्रक ने इसमें गुप्त कालीन राजाओं अर्थात जो गुप्त वंश के जो राजा थे या गुप्त साम्राज्य जो था उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो गुप्त साम्राज्य कैसा था, वहाँ पे राजाओं के क्या विषय थे या राजाओं के संबंध में जानकारी मिलती है, उस समय का समाज कैसा था, उस समय क्या स्थिति थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और इनको नोट भी करते रहना है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, इधर भी कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं। जैसे इसमें पहली पुस्तक जो है यहाँ पे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। जैसा कि अभी पीछे बताया है आपको कि इसका जो हर्षवर्धन ने इनका जो रचना की है, और हर्षवर्धन की इन तीनों पुस्तकों के संबंध में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हर्षवर्धन ने इन तीनों पुस्तकों की रचना की, तो आप समझ सकते हैं कि हर्षवर्धन वर्धन वंश से थे, तो वर्धन वंश के संबंध में ही उसमें जानकारी प्रदान की गई होगी। तो वर्धन वंश या फिर हर्षवर्धन के कार्यकाल के संबंध में इन तीनों पुस्तकों में जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र जो है इसको लिखा है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के समय के एक बहुत बड़े पोएट थे, एक बहुत बड़े कवि थे या एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। तो इन्होंने हर्षवर्धन के पूरे जीवन परिचय की चर्चा इसमें की है, तो इसलिए इसको हर्षचरित्र नाम दिया गया और बाणभट्ट ने उनकी रचना की है। इसके बाद विक्रमांक देव चरित्र जो है, विक्रमांक देव चरित्र को लिखा है विल्हण ने, और विल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र में जो चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य सिक्स थे उनके संबंध में बताया है। तो ये विक्रमांक देव चरित्र का संबंध ही विक्रमादित्य से है, तो विक्रमादित्य 6 के बारे में इसमें बताया है, इसलिए इसका विक्रमांक देव चरित्र कहा गया है और इसका जो रचना है वो की है विल्हण ने। इसके बाद इसके भाई हैं विल्हण के भाई कल्हण। तो कल्हण ने एक दूसरे साहित्य की रचना की राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में कल्हण ने जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जो कश्मीरी राजा थे या कश्मीरी जो प्रशासन था उसकी चर्चा की है, कश्मीरी राजाओं के संबंध में इसमें जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि को लिखा है मेरुतुंग ने और ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और वे मेरुतुंग ने इसको लिखा है जिसका संबंध जैन धर्म से है, इसे जैन ग्रंथ के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कीर्ति कौमुदी, इसको लिखा है सोमेश्वर ने और इसका संबंध भी चालुक्य वंश से रहा है। तो चालुक्य वंश के जो राजा हैं उनके संबंध में इसमें जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं, ऐतिहासिक, जिसमें हमने कुछ पुस्तकों के बारे में और उनमें किसके बारे में चर्चा की गई है ये देखा है। इसके बाद ऐतिहासिक के बाद लौकिक साहित्य में ही दूसरा भाग हमारा संगम साहित्य का है। तो संगम साहित्य में हम देखते हैं
कि संगम साहित्य में कुछ 4 पुस्तकें, 4 साहित्यों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा जो है, अब जब संगम साहित्य को हम पढ़ेंगे, संगम लिटरेचर या फिर संगम जो वंश था, संगम डायनेस्टी, उसके पूरे के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट इसके बारे में जो कुछ यहाँ पे साहित्य दिए गए हैं वो देख लीजिए। पहला है तिरुकुरल, दूसरा है मणिमेखले, तीसरा शिल्पाधिकारम और फोर्थ है जीवक चिंतामणि। तो ये कुछ संगम के साहित्य के, लिटरेचर के कुछ स्रोत हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कीजिए। उसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक है, इसी में जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उन रिसोर्सेज में अगला टॉपिक, अगले रिसोर्स हैं पुरातात्विक रिसोर्स, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए आप इनको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में हम मेन कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे, जिसमें अभिलेख, रिकॉर्ड्स, शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, मुद्रा, सिक्के या कॉइन्स, स्मारक भवन यानी कि मोनूमेंट्स, और मूर्तिकला या चित्रकला यानी कि स्कल्पचर और पेंटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो किस तरीके से इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि अभिलेखों की अगर बात करें तो अभिलेख पुराने टाइम पे या प्राचीन इतिहास में जो लिखे जाते थे वो उनको पांडुलिपि में बोलते थे, पांडुलिपि। ठीक है, और पांडुलिपि या हस्तलिपि। तो इसमें क्या होता, इसमें जो वृक्ष होते थे, वृक्ष की छाल या पत्रों पर, पत्रों मीन्स यहाँ पे पत्तों की बात की गई है, पत्तों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो जितने भी जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं ये सब पत्थर, उन पे लिखे गए थे, पत्थरों पे। लेकिन शिलालेख वगैरह, जो शिलालेख हैं ये बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे गए थे। तो बड़े बड़े चट्टानों या पत्थरों पर जो लिखे गए थे उनको कहा गया शिलालेख। ठीक है, और इनको कहा गया अभिलेख। ठीक है, जो किसी वृक्ष की छाल, जैसे ऋषि मुनि और पुराने समय में लिखा करते थे, तो वही सब चीजें जो थी उनको पांडुलिपि बोलते थे, और इसी को बोलते थे, इनको जो बड़े बड़े पत्थरों पे जो लिखवाया जाता था उनको बोलते थे शिलालेख। ठीक है, तो हम अभिलेख के बारे में या इंस्क्रिप्शन या शिलालेख के बारे में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है, रिकॉर्ड, वो मध्य एशिया से मिला है, मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से मिला है जो कौन सा है, बोगजकोई अभिलेख। तो सवाल पूछा जा चुका है कि सबसे पुराना अभिलेख, सबसे पुराना रिकॉर्ड कौन सा है, तो बोगजकोई है। और इसमें बोगजकोई में कुछ उस समय के देवी देवताओं के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें कि इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो बोगजकोई अभिलेख में इनके बारे में, इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ और भी इस तरीके के अभिलेख, रिकॉर्ड्स वगैरह रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो हैं, जैसे कि अगर आप बात करेंगे शिलालेख, तो शिलालेख अशोक के द्वारा लिखवाने शुरू किए गए थे, अशोक द्वारा। तो अशोक के काफ़ी सारे शिलालेख, पिलर एडिक्ट्स भी बोल देंगे इसको, स्तंभ, अशोक स्तंभ जैसे आप बोलते हैं। तो शिलालेख या स्तंभ ये सब चीज़ें भी हैं और अभिलेख हैं।
तो इनसे भी हमें बहुत प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप देखेंगे अशोक ने जो इतने सारे स्तंभ लेख या शिलालेख या रिकॉर्ड्स लिखवाए हैं, तो उन सभी में अशोक के पूरे साम्राज्य की जानकारी या फिर उससे पहले जो पूरा मौर्य वंश रहा है उसकी भी जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसके संबंध में जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं, तो जैसे कि गरुड़ स्तंभ का लेख है, गरुड़ स्तंभ लेख है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति। तो इस तरीके के काफी सारे अभिलेख, शिलालेख ये सब लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारे अभिलेख, सारे रिकॉर्ड्स के बारे में यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको उसका एक पूरा क्लिप, पूरा एक इमेज, पिक्चर, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं और उन रिकॉर्ड्स का संबंध किससे है और कहाँ पे वो प्रेजेंट में है, तो उनके बारे में आपको सारी जानकारी, मतलब एक पूरा एक पिक्चर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देखिए और वहाँ से आप सारी चीज़ों को अपनी बुक में, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उस समय जैसे कि अशोक ने शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, रिकॉर्ड्स वगैरह जितने भी थे, तो उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कहाँ पे क्या है। जैसे अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें, तो अशोक के कुछ अभिलेख हैं जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में भी पता है। ठीक है, लगभग 16-17 अशोक के स्तंभ लेख हैं और इसी तरह से 13-14 के आसपास कुछ अभिलेख और शिलालेख वगैरह इसके पाए गए हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये आपका सवाल है और इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था। मीन्स इंस्क्रिप्शंस जो हैं अशोक के, उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं मुद्रा या सिक्के। तो उस समय के कुछ सिक्के हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है और सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में किया जाता है और सिक्कों का अध्ययन या न्यूमिस्मेटिक के जनक या फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक, या सिक्कों की स्टडी के लिए जो फादर माने जाते हैं, उनके जो जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सारे सिक्कों की जानकारी की, उस प्राचीन समय के सिक्कों को पढ़ा और प्राचीन समय के सिक्कों को पढ़ के उसके बारे में जानकारी प्रदान की, किसका संबंध किससे रहा होगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कुछ हम सिक्कों की अगर बात करें, तो जैसे कुछ ऐसे सिक्के थे जिन पे जहाज की आकृति बनी हुई है। तो जहाज की आकृति के सिक्के और उस पे कुछ राजा महाराजा और उनके कुछ इमेजेस, उनके कुछ चित्र बने हुए हैं। तो इनका संबंध माना जाता है कि इनका संबंध यज्ञश्री सातकर्णी से था। यज्ञश्री सातकर्णी से था। और यज्ञश्री सातकर्णी किस वंश से थे? सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश से इनका संबंध था। ठीक है, तो मतलब जो जहाज की आकृति के सिक्के हैं वो कहाँ से, किससे मिले हैं? सातवाहन वंश से संबंध रखते हैं और यज्ञश्री सातकर्णी के समय पर उन्हें चलाया गया होगा, ऐसा मानना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सिक्कों की अगर बात करें, तो जैसे कि इसमें भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों की अगर बात करें, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, तो इनकी अगर चर्चा करते हैं तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे विम कड़फिसेज द्वारा। विम कड़फिसेज, और ये विम कड़फिसेज का संबंध था कुषाण वंश से। ठीक है, तो इसी प्रकार से काफी सारे इस तरह के सिक्के हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा, जिस सिक्के पे सूर्य और चंद्रमा दोनों को रखा गया था, सूर्य चंद्रमा से या सूर्य चंद्रमा का चित्र जिन सिक्कों पे मिला है वो सिक्के अकबर के समय पे चले थे।
तो ये मध्यकालीन भारत का हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ सिक्कों की भी जानकारी प्राप्त करते हैं और सिक्कों पे कुछ चित्रों से या फिर कुछ उनकी जो भाषा है, उनकी स्क्रिप्ट है, उससे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो आज भी हमारे जो सिक्के हैं उन सिक्कों पे या तो टकसाल का नाम यानी कि मिंट का नाम छपा हो या फिर ईयर उन पे छपा होता है कि कौन सा सिक्का, कौन सा कॉइन किस ईयर में बना था, या फिर उस पर किसी प्रकार की कोई इमेज वगैरह छपी होती है। तो हम उनसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये सिक्का कब बना होगा, कहाँ बना होगा और उसमें किस के संबंध में जानकारी, किसी के सिग्नेचर उसमें हो सकते हैं, तो उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही उस समय के सिक्कों से भी हमें ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो डिटेल में इसकी भी पिक्चर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ प्रमुख सिक्के और उनका सिक्कों का संबंध किससे रहा है, इसके संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मारक भवन, यानी कि कुछ बिल्डिंग्स या फिर कुछ इस तरीके के जो स्मारक्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, तो उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि प्राचीन इतिहास के समय पे मेनली अगर स्मारक भवनों की बात करें तो उस समय मंदिर बनाए जाते थे, बौद्ध मठ बनाए जाते थे, विहार बनाए जाते थे, चैत्य बनाए जाते थे। ठीक है, और जो कुछ गुफाएं तो वो बनाई जाती थी। तो ये मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जिनके संबंध में, जिनको पढ़कर हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बात करें विहार और चैत्य की, तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से रहा है, क्योंकि ये बौद्ध मठों के बौद्ध उसके लिए बनाई जाती थी। बौद्ध मठों का संबंध भी बौद्धिस्ट से रहा है। मंदिरों का संबंध कुछ राजाओं से रहा है जिनका संबंध किसी वैष्णव धर्म से, हिंदू धर्म से या किसी भी ऐसे धर्म से रहा हो, तो उनके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से राजा किस प्रकार की चित्र, किस प्रकार के स्मारक या किस प्रकार की आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और उस समय किस प्रकार से मकान बने थे, कैसे भवन बने थे। जैसे कि आज आप देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता चलता है कि कुछ भवनों का निर्माण कैसे होता था, वहाँ पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता था, सड़कें कैसी बनाई जाती थी, बाजार की स्थिति क्या थी, वहाँ पे गांव कैसे बसे हुए थे, अपर सिटाडल, लोअर सिटाडल, जो ऊपरी वर्ग था या निचला वर्ग था। तो इस तरीके के वहाँ पे हमें देख के जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मोहनजोदड़ो, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। वहाँ से कुछ 2 मंजिले मकान, 1 मंजिला मकान और कुछ बैरक्स, कुछ स्नानागार, अन्नागार, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। ठीक है, तो उन स्मारक भवनों से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके बारे में डिटेल में जो जानकारी होगी वो हम साथ साथ जब टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें सारी जानकारी प्राप्त होगी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं और उनका संबंध किससे और उनमें किन चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अभी सिर्फ हम इनका इम्पोर्टेंस और ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ कैसे मिली है और उनका महत्व, इनका इम्पोर्टेंस क्या है और किस रिसोर्स से हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो उसके बारे में अभी हम सिर्फ चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मारक भवन से किस तरीके से जानकारी प्राप्त होगी, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है मूर्ति कला और चित्रकला। तो मूर्ति कला और चित्रकला भी बहुत ही बड़ा योगदान देती हैं इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में। जैसे जो पाषाण काल रहा या प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय रहा था, उस समय जो मनुष्य था वो प्रिमिटिव या फिर आदि मानव का जीवन व्यतीत करता था। तो उस समय की चित्रकारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस समय की जो कुछ गुफाएं हैं, कुछ पत्थरों के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उन पे कुछ चित्रकारी कुछ खिंची हुई ऐसे मिली है, जैसे कुछ पत्थर वगैरह उठाया और कुछ भी उन्होंने बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ चित्र, ऐसी कुछ इमेजेस वहाँ पे हमें मिलती हैं। जैसे अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित रही हैं। उनमें काफ़ी चित्रकारी और उनमें मूर्तिकारी भी की गई है। बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ उसमें बनाई गई हैं। वहाँ पे किस प्रकार से कुछ स्तूप वगैरह का निर्माण भी किया गया है, तो उसमें हमें मूर्तिकला और चित्रकला की जानकारी से प्राप्त होता है कि वहाँ के लोग किस प्रकार की मूर्तिकारी करते थे, कैसी उनकी चित्रकला थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वहाँ पे हमें एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो मिलती है,
कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और एक डांसिंग गर्ल जो है, एक लड़की की भी वहाँ पे मूर्ति मिली है। एक दाढ़ी वाले जो बूढ़ा दाढ़ी वाले बाबा के नाम से जो मूर्ति है वहाँ पे, एक प्रीस्ट या दाढ़ी वाला जो पुजारी जिसको बोला गया है, एक प्रीस्ट है विद बियर्ड्स, तो उस पुजारी की भी वहाँ पे मूर्ति मिली। तो उनके संबंध में हम देखते हैं कि उस समय किस तरीके का स्कल्पचर होता था, किस चीज़ से वो लोग मूर्तियाँ बनाते थे, और उन मूर्तियों को कैसे कैसे वो डिज़ाइन किया करते थे, तो उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उन मूर्तियों का संबंध किससे था, किस देवी देवता को पूजते हैं, किससे संस्कृति क्या थी, कल्चर क्या था, कैसे पहनावा था, तो वो सब चीज़ हमें वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से भी। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। इससे संबंध में जो भी आपको बताया था कि जितने भी अभिलेख, शिलालेख वगैरह कुछ स्क्रिप्ट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मुद्रा और सिक्के जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो उसकी भी जानकारी आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक पिक्चर उसके आपके मिलेगी, तो उसमें से आप उसको पॉज करके या उसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमारा ये हो गया। अब इसके बाद सिर्फ हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे, हाँ, इसमें जो स्रोत रिसोर्सेज हैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट रहा है जिसमें हम विदेशी यात्रियों के विवरण या विदेशी यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन कैसे कैसे आए थे और उनका संबंध किससे रहा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, भारत की स्थिति में उन्होंने किस तरह से बदलाव किया है या क्या उनका योगदान रहा है, और अपने कुछ साहित्यों में या फिर उन्होंने किस तरीके से भारतीय इतिहास की चर्चा की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए अब धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे और समय बढ़ाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो अभी लंबा हम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी डिमांड और आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम वीडियो का टाइम भी बढ़ा देंगे और टॉपिक और कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और सभी को शेयर करवाइए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।